हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेड क्लासेस। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। तो हम अब जानेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या है ये जानने के लिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया मूल बिंदु O। यहाँ हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। हम लिखेंगे माना मूल बिंदु पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक बिंदु P लिया और यहाँ पे एक हमने Q चार्ज रख दिया, ठीक है। तो हमारे O के सापेक्ष इस बिंदु P के स्थित सदिश ये हमने मान लिया R है, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमने एक बिंदु P जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश OP कितना है? R, ठीक है। अब यहां देखो, मूल बिंदु पे हमारा एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक क्यू चार्ज लेकर आए और बिंदु P पे रख दिया, तो इसके मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थित सदिश हुआ वो क्या है? वेक्टर R। अब कूलाम साहब ने क्या कहा था कि कूलाम ने बोला था कि अगर दो बिंदु आवेश हों तो उनके मध्य क्या करता है? एक बल कार्य करता है, ठीक है। अब हमें यह पता है कि प्लस क्यू चार्ज पे या प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इस बिंदु पर कोई बल लगेगा कूलाम के नियमानुसार, ठीक है। अब हम क्या करें, इस आवेश को यहां से हटा दें। जब हमने इस आवेश को यहाँ से हटा दिया तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अब जो प्लस क्यू चार्ज था इसके आवेश में कुछ बचा, यानी इसका जो एरिया है, ये जो प्लस क्यू चार्ज का जो एरिया है या इसका जो परिवेश है, ठीक है, ये जो परिवेश है इसका, तो परिवेश में कुछ बचा या फिर कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो जो हम पॉइंट चार्ज क्यों लेकर आए थे इस पर बल क्यों लग रहा था? हमारे तमाम क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ से चार्ज हटा दिया तो प्लस क्यू चार्ज के जो परिवेश है उसमें क्या बचा, और अगर कुछ भी नहीं बचा तो फिर जो हम पॉइंट चार्ज क्यों लेकर आते हैं तो इस पर बल क्यों लगता है। इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने बोला कि जो चार्ज होता है ना, उसके जो परिवेश में चारों तरफ क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र को हम निर्देशित करते हैं E से, और ER बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OP। डिस्टेंस कितनी थी हमारी? R स्क्वायर R, ठीक है। यानी ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ देखो
हमारा जो F जो बल होता था, बल का हम सूत्र क्या निकालते थे, 1/4πε0 Q/r²r²। ठीक है, ये हमारा बल है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब ये देखो, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो Q पर निर्भर नहीं करता। यानी जो हम परीक्षण आवेश, जो हम Q चार्ज हमने जो रखा था बिंदु P पर, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैद्युत क्षेत्र है, वो Q पर निर्भर नहीं करता। और जो हमारा बल है वो परीक्षण आवेश पर भी निर्भर करता है, और जिस आवेश के द्वारा उस परीक्षण आवेश पर बल लगता है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, F बराबर होता है हमारा QE। ठीक है, क्या होता है, F बराबर QE। अब देखो कैसे, अगर हम क्या करें कि इन दोनों पक्षों में Q का गुणा कर दें। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये यानी F, तो यहां से हमारा क्या हुआ, F बराबर QE। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट, देखो अभी मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा नहीं दी, यानी ये सिर्फ मैंने समझाया आपको कि क्या था। ठीक है, हमने फॉर्मूला निकाल के दे दिया, बट अभी जो एक्चुअल परिभाषा है वो भी निकल के नहीं आई। देखो बल कैसा है, जो F है, जो बल है, कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और हमारा F बराबर होता है QE। ठीक है, तो हमारा E भी कैसी राशि हो जाएगा, सदिश राशि। यानी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से परिभाषा क्या बना सकते हैं कि कोई आवेश या आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश या निकाय, कौन सा निकाय, आवेश का निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी अब हमारी यहाँ से ये परिभाषा निकल कर आई कि कोई आवेश, जो कि हमने यहाँ माना था, जो आपको चित्र में बताया था कि यहाँ पे हमने क्या था, Q चार्ज माना था, तो कोई आवेश या आवेश का निकाय, जो मैंने आपको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, बहुत सारे चार्जेस थे, Q1 Q2 Q3 4 डॉट 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 n तक। तो वहाँ से हमारी क्लियर हुई कोई आवेश या कोई निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश, अगर हम यहाँ कोई परीक्षण आवेश Q0 लेके आते हैं या Q लेके आते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जब आप
यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज तो मैंने आपको परिभाषा में बताया, और यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज क्यू लेके आए, ठीक है, जो बिंदु पी पे था। अब न्यूटन ने क्या बोला था कि इन दोनों के बीच बल लगेगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर ये इस पर बल लगाता है तो ये भी इस पर उसी परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। देखो, यानी इसके कारण इस पर बल लग रहा था, ठीक है, अब इसके कारण भी इस पर बल लगेगा, सेम परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे पर उतना ही बल लगाती है, बट दिशा विपरीत होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने इस पर बल लगाया। अब देखो ये निकाय क्या है, एक स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है। अब ये स्पेस में कोई निकाय रखा हुआ है जिसमें हमने चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज लेकर आए। अब ये हमारा चार्ज देखो, इसकी स्थिति यहाँ भी हो सकती है, 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 यानी इस चार्ज को हम कहीं भी रख सकते हैं। अब अगर हम इस चार्ज को कहीं भी रख सकते हैं तो इसके द्वारा भी इस पर फोर्स लगाया जाएगा, और ये सेम चार्ज, यानी सेम चार्ज है मतलब सेम प्रकृति के चार्ज हैं। जब सेम प्रकृति के चार्ज हैं तो इसके द्वारा इस पर जब बल लगेगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये क्या करेगा, ये मूव करने के लिए रेडी रहेगा ना, यानी मूव कर सकता है ना। अगर ये चार्ज मानो हमने ज़्यादा ले लिया और ये चार्ज है कम, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, तो ये क्या है, मूवेबल कंडीशन में है, तो यहाँ से मूव करेगा, यानी ये यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यानी विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम इस चीज़ को दूर करने के लिए कि ये हमारा जो चार्ज है वो मूव ना करे, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मान है वो बहुत कम लेते हैं। कितना लेते हैं, बहुत कम, लगभग जीरो के बराबर, लगभग किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हमारा F बराबर होता है QE, ठीक है। तो हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। अब अगर हम Q का मान लगभग जीरो लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, लिमिट Q टेंस टू ज़ीरो F/Q इक्वल टू E, ठीक है। यानी हमने Q क्या ले लिया है, लगभग जीरो के बराबर, यानी जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है, यानी जो परीक्षण आवेश लिया है उसका मान जो है वो कितना है, लगभग जीरो के बराबर, ठीक है। अब आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में पता चल गया कि कोई चार्ज हो वो अपने चारों तरफ ऐसा क्षेत्र रखता है जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आएँ तो या तो वो आकर्षण बल का या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक है। अब हमें पता करना है वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखो, चार्ज हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उससे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, बाहर की ओर, ठीक है। कहाँ होगी, बाहर की ओर, ठीक है। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उससे जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहाँ होंगी,
अंदर की ओर, कहाँ होगी, अंदर की ओर। ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखाओं से क्या पता चला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज से जो क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, वो कैसा होता है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, इनवर्ड, अंदर की ओर। ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड, ये समझ में आया। अब देखो, अगर कोई आपके पास ये गोला है, क्या है, ये गोला है, ठीक है, और ये इसका मूल बिंदु है ओ, और यहाँ पर एक कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि उसके इस एक पृष्ठ पर बिंदु ए है और एक यहाँ बिंदु बी है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में आपको ए, बी, सी और डी, एक क्वेश्चन के तौर पे कर लेते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दे दे कि ई ए इक्वल टू ई बी, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ई ए इज लेस देन ई बी, और ई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई बी। अब कोई एक धातु का गोला दे रखा है, ठीक है, उसका मूल बिंदु है जो ओ, उस पर एक चार्ज रख रखा है प्लस क्यू। ठीक है, और हमें दो पॉइंट दे रखे हैं उसके पृष्ठ पर ए और बी, और हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए ई ए इक्वल टू ई बी होगा, ई ए ई बी आप समझ रहे होंगे, यानी पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र, पॉइंट बी पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है ई बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब गोले के पृष्ठ के लिए, अब मान लो गोले का पृष्ठ है तो गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, आर है। ठीक है, तो ये भी पृष्ठ पर ही बिंदु है तो ये भी आर ही होगी, यानी अगर हम गोले के पृष्ठ पर कोई और भी बिंदु लें उसकी भी डिस्टेंस आर ही होगी। मान लो हमने ये सी ले लिया, ये डी ले लिया, तो इनकी सारी की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, आर, क्योंकि गोला है और बोल रखा है कि मूल बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है। तो पृष्ठ पर जब हमारी डिस्टेंस आर सेम है, चार्ज क्यू है, ठीक है, और यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं, तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि पृष्ठ पर मूल बिंदु पर रखे आवेश क्यू के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पृष्ठ पर कितने भी बिंदु दे दे और आपसे पूछा जाए कि बताइए इन बिंदुओं में जो वैद्युत क्षेत्र होगा उनमें क्या संबंध होगा, तो हम लिख सकते हैं ई ए बराबर ई बी, यानी जो हमारा पहला जो है ई ए इज इक्वल टू ई बी, वो हमारा सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखो हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें पढ़ा था आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल, अब हमें आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना
निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं। यानी जो हमारा निकाय है उसमें कितने आवेश हैं? Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं। फिर लिखेंगे जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश R1, R2, R3 डॉट 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 Rn हैं। ठीक है, यानी हमने इन सभी आवेशों के पोजीशन वेक्टर मान लिए कितने हैं? R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 डॉट 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 Rn तक। फिर हमने क्या किया कि एक बिंदु P है निकाय में एक बिंदु P जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश R है। ठीक है, हमने इसका स्थित सदिश कितना मान लिया? R मान लिया। ठीक है, और निकाय में एक बिंदु P है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश कितना दे रखा है? R दे रखा है, जहां कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn के कारण बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमारा एक निकाय था जिसमें कितने आवेश हैं? Q1 Q2 डॉट 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 Qn, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश कितने हैं? R1 वेक्टर, R2 डॉट 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 Rn। निकाय में एक बिंदु P है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश कितना है? R, जहां कुछ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1। ठीक है, अब देखो हम Q1 से P तक का जो स्थित सदिश है तो हम कितना मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम R1P। Q2 से तो हम इसको मान लेते हैं R2P। Q3 से तो हम इसको मान लेते हैं R3P। Q4 से तो हम इसको मान लेते हैं R4P, और N से तो हम इसको मान लेते हैं RNP। ठीक है, अब देखो तो हम क्या लिखते हैं? K Q, तो Q1 अपॉन R स्क्वायर। Q1 से कितना है? R1P, तो R1P का स्क्वायर R1P कैप। ठीक है, अब ऐसे ही लिखेंगे हम Q2 आवेश के कारण, तो हम लिखेंगे Q2 आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो हम लिखेंगे E2। ठीक है, बराबर K Q2 अपॉन R2P। Q2 से कितना है? R2P, R2P कैप। ठीक है, अब ऐसे हम Q3 का निकालेंगे, Q4 का निकालेंगे, Q5 का निकालेंगे। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार Qn के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो कितना निकलेंगे? En इक्वल टू K Qn अपॉन RNP के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सेम अध्यारोपण वाला सिद्धांत है बल के लिए जो हमने निकाला था। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत से। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर?
अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब हमें अगर नेट ई निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ई बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। ठीक है, तो अब हम E बराबर निकालेंगे तो रखेंगे मान। E1 बराबर हमें कितना दे रखा है कि Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस E2 कितना दे रखा है कि Q1 अपॉन R2P का स्क्वायर R2P कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें En कितना दे रखा है, तो En बराबर हम लिखेंगे कि Qn अपॉन RnP का स्क्वायर RnP कैप। ठीक है, अब इन सबको जोड़ने के बाद हम इसका फॉर्मूला फाइनल E बराबर क्या निकालेंगे, E बराबर K हमारा क्या है, देखो K का मान मैंने यहाँ पे 1/4πε0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि थोड़ा हमारा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको बाद में रख देते हैं। तो हम K बराबर अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 समेशन ऑफ Q अपॉन R। तो यहाँ I लिख देंगे, यहाँ पे हम I P का स्क्वायर R I P कैप, यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू 1 to N। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकल के आ गया। किसके कारण, आवेशों के निकाय के कारण। E बराबर 1/4πε0 समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N QI अपॉन RIP का स्क्वायर RIP कैप। अब देखो I की जगह 1 रखेंगे तो E1 निकल आएगा, I की जगह 2 रखेंगे तो Q2 निकल आएगा, सॉरी E2 निकल आएगा, I की जगह 3 रखेंगे तो E3 निकल आएगा, और I की जगह N रखेंगे तो QN निकल आएगा। ठीक है, बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। यानी अभी हमने पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या है, एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं भी बता दी थी मैंने, जो कि चित्र में दिखा रखी है, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है, और हमने एक नियम और पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत। कौन सा, कि किसी निकाय के कारण किसी कोई Q आवेशों का निकाय दे रखा हो तो उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। तो आपको यहाँ 4 कंडीशन दे रखी हैं, A, B, C और D। तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में बात करेंगे। A बता रखा है, जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, आउटवर्ड बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, बी नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी, अंदर की ओर होंगी। अब क्या हो कि अगर दोनों चार्ज कैसे हों, पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 है, दोनों कैसे हैं, Q1 इज़ ग्रेटर देन 0 और Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, या तो ये नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो जब ये 0 से बड़े हैं और मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी ये कंडीशन कब है, जब Q2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि ये या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे। ठीक है, देखो नेगेटिव नेगेटिव वाली कंडीशन और होगी, ठीक है, बताऊंगा वो भी। बट यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली कंडीशन देखेंगे, जब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, समान हैं। जब ये मैग्नीट्यूड में समान होंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से एक इसकी जो वैद्युत बल रेखा है वो निकलेगी और एक वैद्युत बल रेखा यहाँ से भी निकलेगी, तो दोनों कैसी हो जाएंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समान चार्ज हैं, परिमाण में भी समान है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें N, एक उदासीन बिंदु, जो एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा N,
और वो दोनों के बीच में कहाँ होगा, यहाँ होगा, और कहाँ मिलेगा, इसके मध्य बिंदु पे मिलेगा। देखो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखो समझना, Q1 Q2 चार्ज हैं, वो कैसे हैं, धनात्मक हैं, तथा परिमाण में दोनों Q1 इक्वल टू कैसे हैं, दोनों समान हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली अक्ष पे तथा उसके मध्य बिंदु पे हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट डी कंडीशन। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है, यानी प्रकृति चेंज हो गई, यानी एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अभी भी समान है, यानी परिमाण में कैसे हैं, अभी भी समान है। तो एज जैसे हमने ए में बताया आपको पॉजिटिव से निकलती हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, प्लस से बाहर की ओर निकलती हैं, और नेगेटिव में क्या है, अंदर की ओर इनवर्ड प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा, यानी प्लस से निकली और माइनस में प्रवेश की। अब एक कंडीशन और बनती है। अब मान लो यदि ऐसा हो, मान लो यहाँ पर एक ई कंडीशन ऐसी बनी, ई कंडीशन कि एक यहाँ प्लस चार्ज हो गया, दूसरा यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, और आप ही जवाब दोगे इसका। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमें न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलता है। ठीक है, और ये जो हमारी डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R1 है, और ये जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं R2 है। ठीक है, यानी जो हमारी पांचवी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास दो चार्ज थे, दोनों मैग्नीट्यूड में अभी क्या है, समान ही ले रखे हैं, हमने मैग्नीट्यूड में अभी समान ले रखे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी मान लो मध्य बिंदु पे है। सेम जो सी वाली कंडीशन में जो मैंने आपको बताया, सेम कंडीशन मैंने अभी यहाँ बना रखी है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि यदि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है, तो बताइए R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज लेस देन R2, R1 इज इक्वल टू R2 एंड R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R2। ये हमने एक न्यूमेरिकल के तौर पे कर लिया। ठीक है, अब क्या किया कि जो हमारा Q1 था उसका हमने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, यानी Q1 हमने बड़ा कर दिया एज कंपेयर देन Q2 के। जब ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, परिमाण में ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होंगी, क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तीव्रता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो हमें ये चीज़ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर Q1 बड़ा होगा, ठीक है, तो जो हमारा, देखो मेन चीज़ क्या है, मेरा समझाने का पर्पज़ आपको ये है, मुझे इस फॉर्मूले से भी कोई मतलब नहीं है। आप चित्र में देखकर जैसे आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हो कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो हमारा क्या सीन होगा कि इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा भी होंगी और उनकी तीव्रता भी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि आप देखो
तीव्रता छोड़ो आप, इसका परिमाण ज़्यादा है, तो परिमाण ज़्यादा है तो ये इस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगा। जब इस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो ये न्यूट्रल पॉइंट को क्या करेगा, इधर की ओर खिसकाने की कोशिश करेगा यहाँ। यानी देखो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगी और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगी। जब परिमाण में समान थे तो वो क्या था कि दोनों परिमाण में समान थे तो बराबर बल लगा रहे थे, यानी न्यूट्रल पॉइंट हमें कहाँ मिल गया था, एकदम मिडिल में, मध्य बिंदु पे। अब क्या होगा, ये चार्ज ज़्यादा है और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, ठीक है। तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो जब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, देखो एक यहाँ से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है और एक यहाँ कमज़ोर व्यक्ति है। जब एक यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और एक यहाँ से थोड़ा कम लगा पा रहा है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद क्या करेगा, इस जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको इधर खिसका देगा। तो अगर न्यूट्रल पॉइंट इसको खिसका देगा तो R1 क्या हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी, और R2 कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। तो हम यहाँ से सीधा जवाब दे सकते हैं कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2, ठीक है। यानी R2 इज़ ग्रेटर देन R1, R1 इज इक्वल टू R2। ये तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा Q1 क्या है, Q2 की कंपैरिजन में बड़ा है, तो ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है, बराबर और बड़ा वाला ऑप्शन होना ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2 या R1 इज़ लेस देन R2, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर में बता दिया कि ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या न्यूट्रल पॉइंट को आगे की ओर खिसका देगा, जब आगे की ओर खिसका देगा तो ये दूरी कम हो जाएगी, यानी R2 कम हो जाएगी एज कम्पेयर देन ऑफ R1। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, ठीक है। अब देखो मैंने जो आपको समझाया कि यहाँ पे क्या होगा, R1 इज़ ग्रेटर देन R2 होगा, ठीक है। और ये मैंने फॉर्मूला भी बताया। एक तो मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हो, वरना आप इस फॉर्मूले से भी हम इसको देखो कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा बता देता हूँ। कि अब यदि हम मान लें कि हमारा Q1 बराबर कितना हो, 4 कूलाम हो, ठीक है, और Q2 बराबर हमारा कितना हो, सिर्फ 1 कूलाम हो। तब पूछा जाए आपसे कि R1 इज़, हाँ ठीक है, चलो यहीं पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये दे दिया है आपको कि अगर Q1 बराबर 4 कूलाम दे दिया जाए और Q2 बराबर 1 कूलाम दे दिया जाए और दोनों कैसे हों, प्रकृति में समान, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R1 इज़ लेस देन R2, R1 इज़ इक्वल टू R2 एंड R1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R2, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो Q1 की जगह 4 बट्टे Q2 की जगह 1 बराबर R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा बराबर R1 अपॉन R2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 2R2, यानी R1 कितना हो गया, दोगुना हो गया R2 का, यानी R1 कितना हो गया, दोगुना हो गया R2 का। तो हमारा सीधा क्या हो गया, R1 हमारा R1 इज़ ग्रेटर देन R2। समझ में आ गया ना भाई कि Q1 को अगर हम बड़ा कर दें एज कंपेयर देन Q2 तो क्या होगा, हमारी R1 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगी कंपेयर देन R2। अगर क्या करें हम Q2 को अगर बड़ा कर दें मैग्नीट्यूड में एज कंपेयर देन ऑफ Q1 तो हमारा R2 इज़ ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, फिर हमारा R2 इज़ ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो पढ़ ही रहे थे, तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, हमें यहाँ से प्रॉपर्टीज़ क्या क्या मिली इसकी विद्युत बल रेखाओं की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारी ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर, नंबर 1 प्रॉपर्टी जो हमारा गुण है वो क्या है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर बोल सकते हो या निकलकर बोल सकते हो, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। नंबर दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है कि ये जो बल रेखा है ना वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है,
तो हम लिखेंगे ये बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब को परस्पर काटती नहीं हैं। अब काटती नहीं है इसका मतलब क्या है? देखो, काटती नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी जो हमारी बल रेखा है और उस बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, जैसे कि हमारी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था और यहाँ से ये बल रेखाएं इधर जा रही थी, यहाँ से निकल रही थी, इसमें प्रवेश कर रही थी, और अगर हम किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो हमें क्या बताती है? फोर्स की डायरेक्शन। क्या बताती है? फोर्स की डायरेक्शन। क्या बताती है? फोर्स की डायरेक्शन। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। भाई इसका इससे क्या संबंध है? तो इसका इससे संबंध बताते हैं कि क्या है कि अगर देखो दो बल रेखाएं, यानी एक बल रेखा ये थी और एक बल रेखा ये थी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज थे ये, यानी प्लस चार्ज था, और यहाँ से एक बल रेखा ये निकली और एक बल रेखा ये निकली। और अगर ये मान लो आप एक दूसरे को काट देंगे, अगर यहाँ एक दूसरे को काट दिया तो देखो एक तो इस पे स्पर्श रेखा ये खींच जाएगी और एक इस पे स्पर्श रेखा देखो एक ये खींच जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई एक बिंदु पर दो तरफ बल की डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती हैं। देखो वैसे एक्चुअल में ये दो पॉइंट थे, मैंने दोनों पॉइंटों को एक से ही समझाने की कोशिश की है आपको, यानी मुझे पहले ये पॉइंट बताना चाहिए था कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी किसी भी विद्युत बल रेखा पर के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या डिनोट करती है? वो उस बिंदु पर बल की दिशा बताती है, बल की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट था कि ये बल रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इंटरसेक्ट करने का रीज़न वही था जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हम किसी भी बिंदु पे अगर हम यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या बताएगी हमें? बल की दिशा। और एक बिंदु पे हमारी दो बल की दिशाएं नहीं हो सकती, अर्थात ये दोनों जो बल रेखाएं वो एक दूसरे को नेवर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से अलग हटने का प्रयास करती हैं, यानी ये बल रेखाएं क्या करती हैं? ये बल रेखाएं अपनी लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये प्लस माइनस हैं, ठीक है। यहाँ से ये लाइन यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से ये निकली, ये यहाँ निकली, यहाँ निकली, इधर से निकली और इधर एंटर की, ठीक है। पहला दूसरा रूल हमने जो बता दिया, पहला वाला रूल। अब मैंने ये बताया कि ये बल रेखाएं अपनी लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न, ये क्या है? लंबवत डायरेक्शन है। और एक दूसरे से हटने का प्रयास क्यों करती हैं? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो ये प्लस चार्ज से निकल रही हैं, यानी वैद्युत बल रेखाओं का प्रभाव कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी इस पर भी पॉजिटिव होगा, इस पर भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो ये एक दूसरे से क्या होगा? दूर हटने की कोशिश करेंगी। ये लाइन समझ में आई?